नमस्कार। आज हम शिक्षा जगत से जुड़े एक ऐसे कह सकते हैं अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने कई अनुभवी शिक्षकों की मतलब रातों की नींद उड़ा दी है। अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का नियम। जी हाँ। और खास तौर पर इसका उन पर क्या असर पड़ रहा है जो सालों से, कुछ तो दशकों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है उनके लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसे ही शिक्षक जयप्रकाश के अनुभवों पर है। 15 साल पढ़ाने के बाद जब उन्हें इस नए नियम का पता चलता है तो उनके मन में क्या उथल पुथल मचती है, क्या संघर्ष शुरू होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी ये जो बातचीत है इसका मकसद यही है कि इस नीतिगत बदलाव का जो मानवीय पहलू है जी। उसे समझे। ये जो अनुभव और कागजी योग्यता के बीच एक टकराव सा पैदा हो गया है, हाँ, टकराव तो है, उसे जयप्रकाश की कहानी के जरिए महसूस करें। चलिए स्थिति का जरा गहराई से विश्लेषण करते हैं। जरूर। तो कहानी उस सुबह शुरू होती है। जयप्रकाश 15 साल से शिक्षक हैं, सुबह चाय पी रहे हैं, मोबाइल पर खबरें देख रहे हैं। हाँ, रोज की तरह। और तभी नजर पड़ती है टीईटी अनिवार्यता वाली खबर पर। और विवरण कहता है कि यह खबर उन्हें किसी जोरदार थप्पड़ की तरह लगी। बाप रे, ये तो बहुत चौंकाने वाला एहसास होगा। हाँ, जैसे अचानक पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सोचिए ना, 15 साल का तजुर्बा, अनगिनत बच्चों को पढ़ाया और अब अचानक एक नई शर्त, टीईटी पास करना ही होगा। जी। परीक्षा, सिलेबस, उम्र, ये शब्द उनके घर में, उनके जहन में एक भारी बोझ की तरह घूमने लगते हैं। स्वाभाविक है, इस उम्र में इतने अनुभव के बाद ये सब। हाँ, उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब इस पड़ाव पर ये नई चुनौती क्यों। क्या उनका 15 साल का काम अब कोई मायने नहीं रखता? और देखिए, यहीं से वो बुनियादी सवाल उठता है जो अक्सर ऐसी नीतियों के साथ आता है कि क्या सालों का जो व्यवहारिक अनुभव है, क्लासरूम में बच्चों के साथ बिताया गया वो वक्त, उनकी जरूरतें समझना। हाँ, उनकी शर्मीली हंसी, किसी की बोली, किसी के घाव पर मरहम लगाना, वो सब। बिल्कुल। क्या ये सब एक मानकीकृत परीक्षा, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के स्कोर से कम है? ये जो दस्तावेजी योग्यता है, सर्टिफिकेट बनाम वो जमीनी अनुभव, हाँ, तो इसमें काबिलियत का असली मतलब क्या है? जयप्रकाश की कहानी इसी द्वंद को सामने लाती है। बिल्कुल। और उनके लिए ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी से जुड़ी चिंताएं हैं। बिल्कुल ठोस चिंताएं। विवरण में उनकी बढ़ती उम्र का जिक्र है, जिसे कहा गया है उम्र की कमजोर रोशनी। उन्हें लगता है भाई इस उम्र में नई चीजें सीखना, परीक्षा की तैयारी करना ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, होता ही है, सीखने की गति थोड़ी। और फिर वो नया और काफी बड़ा सिलेबस, उसका डर, कॉम्पोजिशन, आधुनिक शिक्षण पद्धतियां, फिर वो बच्चों के मानसिक मॉडल को समझना, कंप्यूटर का ज्ञान, ये सब उनके लिए शायद एकदम नया है। हाँ, और ये सिर्फ विषय नहीं है, ये तो पढ़ाने के पूरे तरीके, पूरी सोच बदलने की बात है। सही कहा। मानसिक मॉडल या आधुनिक शिक्षण पद्धतियां, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तो पूरी अप्रोच में बदलाव मांगते हैं। तो जयप्रकाश जैसे शिक्षक जिन्होंने इतने सालों में अपना एक तरीका बना लिया है, हाँ, जो काम कर रहा था, हाँ, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ रटने की बात नहीं, ये अपने सिखाने के अंदाज को ही बदलने की बात है। और चिंता ये भी है कि क्या वो ये सब जल्दी सीख पाएंगे। हाँ। खासकर जब घर की जिम्मेदारियां भी हैं। हाँ, वो भी तो है। बताया गया है कि उनकी माँ बीमार है, देखभाल करनी है, और आर्थिक स्थिति भी बचत खाता लगभग खाली है। तो ये दबाव और बढ़ जाता है। वो याद करते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई तो बहुत पहले की थी, उनके हिसाब से असली शिक्षा तो जिंदगी ने दी, क्लासरूम ने दी। अनुभव से सीखा, शायद अपनी पहचान खोने का है। अच्छा। हाँ, सोचिए 15 साल एक सम्मानित शिक्षक और अचानक आप पर अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। ये तो आत्मसम्मान पर चोट है। हाँ, ये बात तो है। और फिर वो व्यवहारिक बोझ, तैयारी के लिए समय निकालना, शायद कोचिंग लेनी पड़े, किताबें, मटेरियल। हाँ, पैसा लगेगा। और जैसा विवरण में इशारा है, वो डर कि कहीं आर्थिक असमर्थता उसे परीक्षा के मैदान से पीछे न छोड़ दे। ये डर उन्हें सता रहा है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे एक नीति जिसका इरादा शायद अच्छा हो, लेकिन जमीन पर लोगों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, कितनी जटिल हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी चिंता सिर्फ अपनी नौकरी, अपने भविष्य तक नहीं है, वो बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं। उनके मन में सवाल है कि अगर वो फेल हो गए तो उनके पढ़ाए जा रहे बच्चों का क्या होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी पढ़ाई कैसे चलेगी? क्या कोई नया टीचर आएगा? क्या वो बच्चों को वैसे समझ पाएगा? ये बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर क्या होगा? ये चिंता उनके समर्पण को दिखाती है। सही कहा। अक्सर जब हम नीतियां बनाते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं तो हम सिस्टम, नियमों पर अटक जाते हैं।
हाँ, आंकड़ों पर। हाँ, आंकड़ों पर। लेकिन शिक्षकों की ये चिंता कि मेरे छात्रों का क्या होगा, ये उस मानवीय पहलू को सामने लाती है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये वो रिश्ता है, वो जिम्मेदारी है जो एक शिक्षक महसूस करता है। हाँ, और वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने जैसे दूसरे साथियों के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा। विवरण में ऐसे शिक्षकों का जिक्र है जिनके पास शायद औपचारिक डिग्री न हो, पर पढ़ाने में माहिर हैं, बच्चों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है। जी। ऐसे शिक्षक जो जनरल नॉलेज और बच्चों के साथ व्यवहार में माहिर है और जो मुश्किल वक्त में बच्चों को माँ की तरह संभालते थे। ऐसे शिक्षक तो होते हैं हर स्कूल में। तो जयप्रकाश सोचते हैं कि क्या उन सब की वो अनुभवी संवेदनाएं, उनका वो हुनर, क्या वो भी अब बस एक परीक्षा के नंबरों से तोला जाएगा? और देखिए, यहीं पर मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का जो सवाल है वो बहुत पेचीदा हो जाता है। टीईटी जैसी परीक्षाओं का एक मकसद तो यही बताया जाता है कि भाई देश भर में शिक्षकों के लिए एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड हो। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। सुनने में तो अच्छा है, लेकिन क्या इस चक्कर में हम उन गुणों को अनदेखा कर रहे हैं जिन्हें मापना मुश्किल है? जैसे सहानुभूति, भावनात्मक जुड़ाव, मुश्किल हालात में बच्चों को संभालना, या बच्चों से वो जो एक सहज रिश्ता बनता है, वो हुनर। हाँ, वो तो किसी एमसीक्यू में नहीं आएगा। बिल्कुल। क्या हम अनजाने में एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो सिर्फ परीक्षा पास करने की काबिलियत को इनाम दे रहा है, चाहे क्लासरूम में असर उतना हो या ना हो? जयप्रकाश की चिंता इसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है। और इस सब के बीच उनके मन में एक गुस्सा भी है। गुस्सा किसके प्रति? व्यवस्था के प्रति। विवरण के अनुसार वो सोचते हैं कि ये नियम सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों? अच्छा। उन मैनेजमेंट कमेटियों का क्या, उन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या, या उन नीति बनाने वालों का क्या, जिन्होंने सालों तक इन शिक्षकों की प्रोफेशनल जरूरतें पूरी नहीं की, उन्हें टाइम पर ट्रेनिंग या संसाधन नहीं दिए। ये भी एक वाजिब सवाल है। अब अचानक से उनकी योग्यता पर सवाल क्यों? क्या ये पूरी व्यवस्था एक तरह का शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहका झांसा नहीं है? बहका झांसा मतलब एक छलावा। हाँ, जो अनुभवी शिक्षकों के सालों के समर्पण को, उनके योगदान को एक झटके में कम कर रहा है। ये गुस्सा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या शिक्षकों का प्रदर्शन सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, या इसमें सिस्टम की भी भूमिका है? हाँ, सिस्टम की भी तो जवाबदेही बनती है। बिल्कुल। अगर शिक्षकों को सालों तक सही सपोर्ट, ट्रेनिंग, संसाधन नहीं मिले, तो क्या अचानक एक परीक्षा से उनकी कमी निकालना सही है? जयप्रकाश का गुस्सा इसी असंतुलन की ओर है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हताशा नहीं, ये सिस्टम पर एक टिप्पणी है। और इन सब चिंताओं और गुस्से के बाद भी उनका जो मूल विश्वास है शिक्षण में, वो बना हुआ है। अच्छा। उनका मानना है, जैसा विवरण में है, कि शिक्षा सिर्फ तकनीकी जानकारी देना या सिलेबस खत्म करना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं गहरी चीज है। ये क्या मांगती है? समर्पण, अनुभव और संवेदनशीलता। मानवीय गुण। हाँ, ये मानवीय गुण है जो शायद किसी मल्टीपल चॉइस पेपर में पूरी तरह पकड़ में ना आए। सही बात है। और शायद यही विश्वास उन्हें किसी और समाधान की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि क्या अनुभव का सम्मान करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या सिर्फ एक ही परीक्षा पर टिके रहना जरूरी है? हाँ, वो खुद ही कुछ सुझाव सोचते हैं, जैसे क्यों ना अनुभव के आधार पर मूल्यांकन का कोई दूसरा रास्ता हो। जैसे अनुभवी शिक्षकों के इंटरव्यू लिए जाए, उनके क्लासरूम में पढ़ाने के तरीके को देखा जाए, परखा जाए, जिसे क्लासरूम ऑडिट कहते हैं। ऑब्जर्वेशन। हाँ, या फिर उन्हें एक तय समय में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए सही ट्रेनिंग दी जाए और फिर उसका मूल्यांकन हो। ये तो काफी प्रैक्टिकल सुझाव लगते हैं। हाँ, उनका मानना है कि इससे अनुभव का भी सम्मान होगा और ये जो बेवजह का परीक्षा का प्रेशर है वो भी कम होगा। और ये विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ जयप्रकाश की सोच नहीं है। अच्छा। विवरण में जिक्र है कि शिक्षक इस नियम का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। हाँ, प्रदर्शन हो रहे हैं। और उनकी एक मुख्य मांग यही है, हमें टेट से छूट दी जाए या वैकल्पिक मूल्यांकन हो। ओह, तो ये व्यापक मांग है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अनुभव को महत्व देने और मूल्यांकन के दूसरे तरीकों की जरूरत जमीन पर महसूस की जा रही है। जयप्रकाश की कहानी तो बस इस बड़े असंतोष का एक चेहरा है। विवरण में उस विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर भी है। भीड़ है और जयप्रकाश खुद को उस भीड़ का हिस्सा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नौकरी की नहीं है, बल्कि ये उन बच्चों के भविष्य के लिए भी है जिन्हें वो और उनके जैसे कई शिक्षक सालों से पढ़ाते आए हैं। हाँ, ये एक सामूहिक आवाज बन जाती है फिर। बिल्कुल, एक आवाज जो नीति और जमीनी हकीकत के बीच जो दूरी बढ़ गई है उस पर सवाल उठा रही है। और जब अनुभवी शिक्षक जो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं
वो विरोध में शामिल होते हैं तो एक मजबूत संकेत होता है। हाँ, कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, कि नीति को लागू करने में कहीं ना कहीं गंभीर समस्याएं हैं जिन्हें देखना होगा, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कहानी के अंत में जयप्रकाश चुपचाप सहने या हार मानने के बजाय वो अपनी आवाज उठाने का फैसला करते हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। वो तय करते हैं कि अपनी चिंताओं को, अपने अनुभवों को सामने रखेंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि बच्चों के लिए भी। हाँ, उन बच्चों के लिए भी जिन्हें उनके मुताबिक सही गाइडेंस और संवेदनशील शिक्षकों की जरूरत है। उनका ये निश्चय कि जिन नियमों में इंसानियत और अनुभव के लिए जगह नहीं है, उन्हें सवालों के घेरे में लाना होगा, ये कहानी को एक उम्मीद देता है। और उनका ये संकल्प अंत में एक गहरे सवाल में बदल जाता है जो वो खुद से पूछते हैं, शायद पूरे सिस्टम से पूछते हैं। अगर शिक्षा का असली अर्थ मानवता नहीं रहा तो वो किस काम का पाठ पढ़ा रहा था? बहुत गहरा सवाल। ये सवाल सिर्फ टीईटी के नियम तक सीमित नहीं रहता, ये तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उस पर ही सोचने को मजबूर करता है। सही बात है। क्या हम ज्ञान और कौशल के साथ साथ मूल्यों को, संवेदनाओं को, मानवीय समझ को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं? तो कुल मिलाकर आज हमने जयप्रकाश की कहानी के जरिए जो समझा वो ये है कि नीति बनाते समय चाहे इरादे कितने ही नेक क्यों ना हो, हाँ, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, जमीनी हकीकतें, लोगों के अनुभव, उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां, ये अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। यहाँ जो मुख्य तनाव है वो नीति के मानकीकृत नजरिए और जयप्रकाश जैसे समर्पित लोगों के अलग-अलग अनुभवों और सच्चाइयों के बीच दिखता है। बिल्कुल, और ये विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ना चाहेंगे, कि जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो अनुभव और मानवीय संवेदनाएं जैसे समर्पण, सहानुभूति, व्यवहारिक ज्ञान, इनका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? हाँ, ये कैसे हो? हम ये कैसे पक्का करें कि प्रगति का मतलब सिर्फ कागजी योग्यता या मानकीकरण ही ना हो, हाँ, बल्कि इसमें असली शिक्षण गुणवत्ता, शिक्षकों का सम्मान और उनके सालों के अनुभव का जो मूल्य है वो भी सही मायने में शामिल हो। ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक चुनौती है जिस पर हमें लगातार सोचने की जरूरत है।